अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्थोपेडिक नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के AHN2 का पहला चैप्टर, ठीक है। और ये डाउ की पीपीटी है। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो डाउ के हैं, तो इसलिए मैं डाउ की पीपीटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद ये आपके इंटरनल एग्ज़ाम में हो, तो जो आपके अपनी पीपीटीज़ होंगे उसमें भी यही टॉपिक्स हैं, तो जस्ट आप उसके साथ कंपेयर कीजिएगा। बाकी कंसेप्ट और चीज़ें जो है वो सेम है, और पीपीटी जो है वो डाउ की है। आर्थोपेडिक नर्सिंग है, तो आर्थोपेडिक या आर्थो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो आपको बोन्स के साथ रिलेशन शो करवाएगा। मतलब आर्थो जो है वो बोन का आपको बताएगा कि आर्थो है तो बोन की बात हो रही होगी, ठीक है। अब ये आर्थोपेडिक है तो ज़ाहिरी बात है, जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि सब कुछ जो है वो बोन से रिलेटेड है। फ्रैक्चर और जो लेगामेंट्स वगैरह होते हैं, जब उसमें कोई भी मसला आता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से हम आर्थोपेडिक नर्सिंग में उसको मैनेज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और जिस तरीके से मतलब उसके मतलब हैंडल करने की ज़रूरत होती है वो हम करते हैं। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें हम नहीं जा रहे, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है? मस्कुलोस्केलेटन का। मतलब मसल और स्केलेटन का आपस में जो ताल्लुक है, जो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? बोन्स आती हैं, जॉइंट्स आती हैं, मसल्स आते हैं, और इसके अलावा टेंडन्स वगैरह, मतलब जो बोन और लिगामेंट्स, जो मसल्स और बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। टेंडन मसल और बोन के कनेक्ट होने को कहते हैं लेगामेंट्स। जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं किसी चीज़ के ज़रिए, उसको हम लेगामेंट कहते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के टर्मिनोलॉजी से याद रखिएगा, ठीक है। एंड बरसाए, बरसाए भी जो है बोन्स के साथ एक कनेक्टेड टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दी स्ट्रक्चर आर कॉमन एंड अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स। अब इसमें ना हर ग्रुप के एज में, मतलब हर एज के बंदे में ऑर्थोपेडिक मसला आ सकता है, चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, ठीक है। जिस भी एज का हो उसके साथ ये ऑर्थोपेडिक्स के मसले आ सकते हैं। तो मतलब ये कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि बूढ़ा होगा तो उसकी ऑर्थोपेडिक के मसले होंगे, या बिल्कुल छोटा है तो उसको ऑर्थोपेडिक के मसले होंगे। हर एज ग्रुप का इससे जो है वो रिलेटेड है। अब इसमें जो है मतलब ये इसके साथ जो मसले आते हैं ऑर्थोपेडिक में, ये ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। मतलब ऐसे मसले नहीं है जिससे आपके जान को ख़तरा है, या जिसकी वजह से आप डेथ में या आप मर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके जो असरात होते हैं वो आपके नॉर्मल एक्टिविटी पे होते हैं। मतलब आप काम नहीं कर पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आपके जो नॉर्मल रूटीन्स होते हैं वो काम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ और प्रोडक्टिविटी होती है उस पे इसका असर होता है। वो काम आप फिर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर आपके बोन्स में कोई मसला है, ठीक है। इसके अलावा नर्स जो है वो सारी प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं जो कि आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए जो है वो ज़रूरी है। आपका मसल, आपके स्केलेटल में अगर कोई मसला है तो नर्स अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उस चीज़ को ठीक करें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आते हैं। आपने पढ़ा होगा इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो भी है वो आपको पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये इंटरडिपेंडेंट जो है, मतलब बॉडी के अदर सिस्टम के साथ ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसमें जो है जैसे कि हमारा जो मसल या हमारा जो बोन्स का सिस्टम है, जो हमारा स्केलेटन है, ठीक है, उसका काम क्या है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, या जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे चेस्ट के अंदर, उनका प्रोटेक्शन करना है, उनकी हिफाजत करना है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन की हिफाजत करना है। ब्रेन के बाहर भी जो है स्कल जो है वो भी बोन्स पर मुश्तमिल है, तो उसकी हिफाजत करना, हार्ट, लंग्स वगैरह इन सारी चीज़ों की हिफाजत करना, तो इसकी क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रही है, मतलब एक ढांचा दे रही है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स जो है वो स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम स्टोर करता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फ्लोराइड। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि बोन्स के ऊपर स्टोर होते हैं, बोन्स के अंदर स्टोर होते हैं। केमिकल्स हैं, मिनरल्स है, ठीक है, और हमारे बॉडी के लिए
ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है कैल्शियम। तकरीबन 98% जो है वो आपके बॉडी में, आपके बोन्स में मौजूद है कैल्शियम, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें जो है, जैसे कि आपको पता है, आपने पढ़ा है कि इस बोन के अंदर जो है रेड बोन मैरोज भी होते हैं, और रेड बोन मैरो का काम क्या है, हेमेटोपियोसिस, मतलब रेड ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स का बनना, ठीक है। तो बोन्स का इस यहाँ पे भी एक अहम किरदार है। अच्छा, इसके अलावा आपके बॉडी को मूवमेंट देता है, आपके मसल को अटैच करता है आपके स्केलेटन के साथ, और आपके जो है बोन्स को मूवमेंट देता है, आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब जब आपके मसल्स और बोन्स एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो हीट पैदा होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है या मेंटेन रहता है, ठीक है। ये आपको वही सारे मसल्स के बारे में, जितनी भी मसल्स है आपके बॉडी में, उन सब के नाम बताए गए हैं, तो ये आप देख लें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मसल्स के नाम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स पे आते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मतलब ये कि जब आपके बोन में कोई मसला आता है तो उसके बाद जब डॉक्टर डायग्नोसिस वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, इमेजिंग टेस्ट होते हैं, या और कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, तो वो आगे आपको लेबॉर्ट्री टेस्ट में बताया गया है। जैसे ईएसआर है, तो ईएसआर हम इन्फ्लेमेशन के लिए करते हैं कि आपके बोन में जो है कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है, तो हम ईएसआर टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ क्रिएटिन काइनेज, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि नॉर्मल मसल के लिए ज़रूरी होता है। ये ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज़ होता है। जब ये डैमेज होता है ना, आपके बोन्स जब या मसल जब डैमेज हो जाते हैं, तो ये एंजाइम आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एंटीसाइक्लिक जो एंजाइम है, वो आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से रिलीज़ होता है। और जीन, ये सारे टेस्ट हैं, तो आप देख लीजिएगा कि मतलब कौन कौन से टेस्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा नर्व इम्पल्स या नर्व और मसल का भी एक टेस्ट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं, और नर्व कंडक्शन स्टडीज़। ये जो है 2 किस्म के टेस्ट है जो कि हम नर्व के लिए और मसल के लिए करते हैं, ठीक है। ये आपको वही चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे टेस्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, एक्सरे का बताया गया है, तो एक्सरे तो आपको पता है कि इसमें हम जस्ट क्या देखते हैं, बोन्स देखते हैं। अगर बोन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई मसला है, कोई पेन है, या कोई डिफ़ॉर्मिटी आई है, मतलब उसकी शक्ल चेंज हुई है, ठीक है, तो हम एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे जो है, रेज़ पास होते हैं हमारे बॉडी से, जिसमें जो है हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ बोन्स दिखाई देते हैं। उसमें हमारे मसल्स या कोई लिगामेंट्स या टेंडन्स या बरसाए वगैरह दिखाई नहीं देते हैं, ना कोई नर्व्स दिखाई देते हैं। जस्ट ओनली उसमें क्या दिखाई देते हैं आपको, बोन्स। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि बोन्स जो है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। अगर हमने बोन्स देखने, तो उसमें हम एक्सरे करते हैं। या अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सरे का प्रोसीजर या एक्सरे का पर्पस क्या है, तो एक्सरे का पर्पस क्या है कि उसमें हम बोन्स देखते हैं, यानी बोन्स देखने के लिए हम एक्सरे करते हैं। ये आपको दिखाया गया है। अच्छा, इसके अलावा डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री है, DXA जिसको हम कहते हैं, और ये है मज़ीद मतलब एक एक्सरे से भी अच्छा टेस्ट है, जो कि बोन डेंसिटी वगैरह के लिए, और बोन की जो डेंसिटी होती है, बोन का जो वेट होता है, और बोन की डिफॉर्मिटी, उन चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए फिर हम DXA टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको उसका प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से करवाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक्सरे में आपको चीज़ें समझ नहीं आई, अब आपको मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत है, तो फिर हम, आपने सुना होगा CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, और MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब CT स्कैन। CT स्कैन किस लिए करते हैं, ये मज़ीद जो है बोन्स का अगर हमें वो चाहिए, मतलब ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो हम CT स्कैन करते हैं, ठीक है। और इसमें फ्रैक्चर्स वगैरह देखते हैं, जो कि आमतौर पर एक्सरे में हमें नज़र नहीं आते। मतलब एक्सरे में अगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई, कोई फ्रैक्चर है या कोई और मसला है, तो फिर हम क्या करते हैं, CT स्कैन करते हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे हिप पे है या पेल्विक एरिया पे हैं, तो वहाँ पे फिर हमें
सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। और एमआरआई जो है ये हम स्पेशली मसल्स, लेगामेंट्स और टेंडन्स को देखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो है एमआरआई मसल्स के लिए, सीटी स्कैन और एक्सरे, इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सरे में सिर्फ हम बाहर के बोन्स देखते हैं और सीटी स्कैन में वो चीज़ें देखते हैं जो एक्सरे में हमें नज़र नहीं आती, जिसको हमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो फिर हम वो करते हैं सीटी स्कैन वगैरह, ये आपको उसका प्रोसीजर बताया गया है। अच्छा, ये वही है कि सीटी स्कैन के बारे में और एमआरआई के बारे में बताया गया है कि एमआरआई कैन बी यूज इफ द कॉज ऑफ पेन इज सीवियर सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम। मतलब एमआरआई कब करेंगे? जब आपको ऐसा लग रहा हो कि सॉफ्ट टिश्यू में कोई मसला है, जैसे मसल में कोई मसला है, ब्लड में कोई मसला है, या कोई और रप्चर हुआ है लेगामेंट्स वगैरह, ठीक है, सॉफ्ट जो टिश्यूज़ होते हैं ना, अगर उनमें कोई मसला हो तो फिर हम एमआरआई करवाते हैं। सीटी स्कैन जो है वो हम सॉफ्ट टिश्यू के लिए नहीं करते, वो हम उसके लिए करते हैं, बोन्स के लिए। और अगर आपके पास एमआरआई का सहूलत मौजूद नहीं है तो फिर आप सीटी स्कैन जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये एक इन्फेक्शन है लंबर डिसाइटिस जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपके लंबर रीजन के जो वर्टिब्राज होते हैं वो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लंबर डिसाइटिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है कि इसको, ये एक प्रोसीजर है जो कि सीटी स्कैन से भी ज़्यादा अहम है और अच्छा है, और ये हम इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आपके जॉइंट में, आपके टेंडन में या कहीं पे भी कोई इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो हम इस तरीके का जो प्रोसीजर है अल्ट्रासोनोग्राफी वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप सीटी स्कैन की जगह या एमआरआई की जगह यूज़ करते हो, क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता, ठीक है, और इसमें कोई रेडिएशंस वगैरह नहीं होते। जैसे आप एक्सरे करते हो तो आपके बॉडी से रेडिएशंस पास होते हैं, लेकिन जो अल्ट्रासोनोग्राफी है इसमें कोई रेडिएशंस वगैरह नहीं होते, और आपने पढ़ा होगा कि रेडिएशन से अक्सर कैंसर का ख़तरा हो सकता है। तो सीटी स्कैन और एक्सरे कुछ लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये उनकी जगह हम यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई की जगह। और इसमें कोई वो नहीं होते, मतलब कोई रेडिएशंस वगैरह नहीं होते। तो ये दो तीन फ़ायदे इसके ये है कि एक तो ये सस्ता है, लेस एक्सपेंसिव है, और दूसरा इसमें कोई रेडिएशंस नहीं है, तो उससे वो जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे। ये आपको पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके का अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट एस्पायरेशन। जॉइंट एस्पायरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है, आपको पिक्चर के थ्रू बताया गया है यहाँ पे, कि इसमें हम ना जॉइंट के अंदर नीडल इंसर्ट करते हैं और जॉइंट से फ्लूइड लेते हैं। फ्लूइड कौन सा होता है जॉइंट के अंदर? साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और ये फ्लूइड हम उस नीडल के ज़रिए लेते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नीडल जो है ये हम डायरेक्टली जॉइंट में इंसर्ट करते हैं। अब जॉइंट में ये हम ये क्यों इंसर्ट करते हैं? ताकि जॉइंट, अगर किसी को जॉइंट पेन है या स्वेलिंग है या कोई इन्फेक्शन है या कोई क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल वगैरह होते हैं ना गाउट में, तो अगर वो कोई मसला है या अर्थराइटिस है, तो उस चीज़ को मालूम करने के लिए हम जॉइंट एस्पायरेशन करते हैं। अब जॉइंट एस्पायरेशन का मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंजेक्शन यूज़ होता है। इसमें जो जगह नम है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे हम वो इंसर्ट करते हैं और वहाँ से एस्पायरेट करते हैं। एस्पायरेट मतलब बाहर निकालना, ठीक है। बाहर क्या निकालते हैं? जॉइंट का फ्लूइड, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं और फिर उसको एग्जामाइन करते हैं। ये आपको बताया गया है कि जो नी का जॉइंट है वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड निकाला हुआ है, और फिर इसको टेस्ट करते हैं। फिर टेस्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा, मतलब यूरिक एसिड का मसला है या फिर अर्थराइटिस है या कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरस का, हमें उससे पता चल जाता है। इसको हम कहते हैं जॉइंट एस्पायरेशन। अच्छा, जब ये हम निकालते हैं ना ये फ्लूइड, तो फिर हम उसका कलर और वही सारी चीज़ें, मतलब उसमें जो भी नॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो उसमें हम करते हैं नोट, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल काउंट उसमें नोट करते हैं। इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो इस बात की निशानदेही है कि
वहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये जॉइंट एस्पायरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ये आपको फिर से दोबारा डायग्राम बताया गया है। बात इसमें आपने सिर्फ यही याद रखनी है कि जॉइंट एस्पायरेशन में हम कौन सा फ्लूइड निकालते हैं, कोई ब्लड वगैरह नहीं निकालते, जस्ट साइनोवियल फ्लूइड निकालते हैं उससे जॉइंट से, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी क्या है, जिसमें हम पेंसिल जैसा एक छोटा सा डायमीटर का ना एक मतलब हेड होता है लाइक पेंसिल, ठीक है। उसको हम जॉइंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे अल्ट्रासाउंड होता है तो उसी तरह फिर उसमें एक कैमरा होता है। वो कैमरा आपके जॉइंट के अंदर जब जाता है तो वो फिर वो जॉइंट आपको कंप्यूटर के ऊपर शो होता है। जब आपको कंप्यूटर के ऊपर वो शो होता है तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं। मतलब जॉइंट के अंदर जो भी मसला होता है, जो भी एबनॉर्मेलिटी है या इन्फेक्शन है, तो वो आपको कंप्यूटर के ऊपर दिख जाएगा। फिर आपको उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाती है। मतलब जो डॉक्टर होता है वो आपको बताता है कि अब मैंने इसके आगे क्या डायग्नोज वो बनाता है, तो फिर आपको आगे उसी तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है। ये आर्थ्रोस्कोपी का आपको प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट इज ट्रैक्शंस एंड एम्पुटेशन। ट्रैक्शन जो है ये हम कहते हैं, ट्रैक्शन रिफर टू द सेट ऑफ मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेटनिंग ब्रोकन बोन्स। ट्रैक्शन का मतलब है कि आपकी जो हड्डी टूटी हुई है उसको बिल्कुल सीधा रखना, ताकि वो मोबिलाइज ना हो, वो हरकत ना करे, बिल्कुल एक जगह पे रहे, बिल्कुल सीधी, ठीक है। हरकत नहीं करेगी तो वो अपने जगह पे वापस चले जाएगी, जुड़ जाएगी जो बोन्स होते हैं, और बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसी कोई चीज़ जिससे आपके ब्रोकन बोन्स बिल्कुल सीधे हो, हरकत ना करें, ठीक है। ये आपको दिखाए गए हैं पिक्चर में, बिल्कुल सीधे आपके बोन्स होते हैं, जिसमें कोई गत्ता या कोई लकड़ी या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ या पाँव या जो भी जगह टूटी हुई है, जो भी बोन है, ठीक है, उसको सीधा करने के लिए। अच्छा, ट्रैक्शन के ना दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्किन ट्रैक्शन और एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन जो है वो स्किन के ऊपर से लगाया जाता है, मतलब ऊपर से कोई लकड़ी, कोई गत्था या कोई और चीज़ लगा लिया, प्लास्टर वगैरह जब हम लगाते हैं, वो है स्किन ट्रैक्शन, जिससे आपकी हड्डी बिल्कुल सीधी होती हैं और वो आपकी हड्डी वापस अपनी जगह पे चली जाती है। लेकिन जो स्केलेटल ट्रैक्शन है, इसमें आपने सुना होगा कि बोन्स के अंदर रॉड्स वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो, अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, ठीक है। और जो रॉड्स होते हैं वो बोन के अंदर लगाए जाते हैं। मतलब स्केलेटल ट्रैक्शन कहते हैं इसलिए है क्योंकि वो आपके बोन के अंदर होते हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, मतलब ट्रैक्शन जो है क्यों लगाते हैं, तो इसलिए लगाते हैं ताकि रीगेन नॉर्मल लेंथ एंड अलाइनमेंट। जो आपका बोन है जो टूटी हुई है, ठीक है, वो अपने नॉर्मल लेंथ में, अपने नॉर्मल शेप पे वापस आ जाए, ठीक है। जो मसल स्पेज़म हुआ है, जो मसल आपके ख़राब हो चुके हैं, वो वापस सही हो, ठीक है। और जो नर्व्स पे प्रेशर पड़ रहा है, जो स्पाइनल कार्ड वगैरह पे अगर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इंजरी की वजह से, तो वो कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो डिफ़ॉर्मिटी है, जो एबनॉर्मेलिटी आई है और जो मसल में मसला आया है, ठीक है, वो सही हो जाए। ये होते हैं ट्रैक्शन के पर्पसेस। ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए ट्रैक्शन है क्या चीज़ और क्यों लगाते हैं, वो मैंने आपको सारा क्लियरली बता दिया है। ये सारे जो है ना ट्रैक्शन है, आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। अच्छा, ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन ट्रैक्शन ना, तो ये बाहर से लगाया गया है और बिल्कुल पाँव के ना इर्द गिर्द वो लगाया गया है, ताकि पाँव बिल्कुल सीधी हो, हरकत ना करे और बोन्स अपनी जगह पे वापस चले जाएं। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, मतलब जब आप ट्रैक्शन लगाते हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है एज ए नर्स, कि आप उसका ख्याल कैसे रखोगे। तो मतलब जो फिजिशियन है या नर्स है, तो वो ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल है जब आप पहले लगाते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादातर जो है वेट, मतलब वेट ज़्यादा ना हो, ठीक है, या जो वेट आप लगाते हो वो बिल्कुल नॉर्मल हो। ऐसा ना हो कि मतलब मरीज़ के लिए वो
अच्छा ना हो या उसको जो है कंफर्टेबल न लगे, ठीक है, या उस ज़्यादा वेट की वजह से उसके बोन मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जाए, मतलब उसके ऊपर फिर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ना अगर वज़न ज़्यादा है। तो इसीलिए ये डॉक्टर या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप ट्रैक्शन लगाते हो तो उसके एडजस्टमेंट, मतलब जो भी हिसाब किताब है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो या उसका जो है अलाइनमेंट सही नहीं हो, ठीक है, वरना जो है फिर आपके बोन्स फिर सही नहीं वापस जुड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इम्प्यूटेशन पे। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अ बॉडी पार्ट का रिमूव करना, काटना, ठीक है। अब ज़्यादातर हम बॉडी में कौन से पार्ट काटते हैं, या हाथ काटते हैं या पाँव काटते हैं, इसके अलावा कोई और पार्ट बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कम होता है कि हाथ पाँव के अलावा कोई और पार्ट आप बॉडी का रिमूव करते हो, ठीक है। अब ये क्यों रिमूव करते हैं, मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या कोई भी मसला हो सकता है गैंग्रीन की वजह से आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो रिमूव हो सकते हैं, रिमूवल हो सकता है उनका। अब ये जो है मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है उस अफेक्टेड पार्ट की वजह से, तो उनको रिमूव करना पड़ता है। या जो है कोई उनका हाथ ख़राब हो चुका है, या जो है उनमें कैंसर है या कोई गैंग्रीन है, तो उनकी वजह से काटना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि मतलब जो ट्यूमर है या जो भी चीज़ है उसको मज़ीद फैलने से रोकने के लिए हम एम्पुटेशन करते हैं, मतलब बॉडी पार्ट का काटना या रिमूव करना, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ का करते हैं हम। और किस वजह से करते हैं, ताकि उनमें कोई जो गैंग्रीन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरस है या कोई कैंसर है, वो मज़ीद ना फैले, जितना फैला हुआ है, ठीक है, वो मज़ीद ना फैले और बॉडी के आर्गन्स को ख़राब ना करे। इसीलिए हम मतलब मैलिग्नेंसी में या गैंग्रीन में जो है वो एम्पुटेशन करवाते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ये आपको बताया गया है कि किस तरीके से करते हैं, और वो बॉडी पार्ट जो है वो काटा गया है, ठीक है। गैंग्रीन में जो है उसमें ये आपका तम देखें कि ये भी एम्पुटेड हुई हुई है। टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन में क्या है कि मतलब कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, लेग एम्पुटेशन होती हैं, आर्म एम्पुटेशन होती हैं, और अदर एम्पुटेशन, मतलब लेग जो है वो पाँव में, आर्म हाथों में। तो ये कॉमन है, ये दोनों जो है बहुत कॉमन है, और अदर जो है बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ये मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। अब जब आप किसी के बॉडी का कोई भी पार्ट एम्पुटेट करते हो, काटते हो, तो ज़ाहिर ही बात है वो क्या होगा, उसके कम्प्लिकेशंस क्या होंगे, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। उसके जॉइंट्स डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा उसकी जो मोबिलिटी है, जिस तरीके से वो हरकत करता था और चलता फिरता था, अब वो लिमिटेड हो गई, मतलब बहुत कम हो गई ना। तो ये क्या है, उसके कम्प्लिकेशंस है, मतलब नुकसानात है। अच्छा जी, अब आते हैं कि आप अगर किसी का मसल्स असेस करते हो तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप वॉश हैंड्स, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आप जो प्रोसेस करने जा रहे हो, आपने उसको क्लाइंट को बता देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा उसको कंफर्टेबल पोजीशन में आप बिठाएं। अगर उसको किसी जगह पे दर्द हो रहा है तो आप उसको कोई तकिया दे दें, ठीक है, कोई ब्लैंकेट दे दें या कोई और पिलो वगैरह दे दें, ठीक है। और उसको जो है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो आप उसको प्रोवाइड करें, उसका टेम्परेचर सही रखें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती हैं वो आप बताएंगे उसको, उसका पोजीशन सही रखेंगे। और बॉडी पार्ट को जिसमें पेन है या जिसमें मसला है, वो आप बहुत आसानी के साथ और बहुत मतलब सही तरीके से आप उसको मूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसके जो मसल्स और जॉइंट्स हैं, वो आप हेड टू टो, मतलब अपर टू लोअर पार्ट आप बिल्कुल सही से जो है वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमल टू डिस्टल मैनर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप बिल्कुल सही से देखेंगे। अच्छा, जब आप असेसमेंट करते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, नॉन अफेक्टेड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो पार्ट सही है, ठीक है, जो नॉन अफेक्टेड है वहाँ से स्टार्ट करके फिर आप अफेक्टेड पार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी और एक्सेसिव मैनिपुलेशन, मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें आपने नहीं करनी, या आपने उसको नहीं बताना कि ये चीज़ है, ये है, वो है, गलत फहमियाँ आपने नहीं फैलानी, ठीक है। अच्छा,
अगर आपने जो है मतलब जिस तरीके से आप असेसमेंट करते हो या जब आप असेसमेंट करते हो और पेशेंट आपको बता रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपने उस मोशन को जो है या जिस असेसमेंट को अगर असेसमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपने उसको रोक देना है, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट को जो है ड्रेसिंग की ज़रूरत है तो फिर आप उसका ड्रेसिंग वगैरह चेंज करें और एग्जामिनेशन जो है फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो असेसमेंट होता है। ये आप जो है वो बताया गया है किस तरीके से असेसमेंट वगैरह करते हैं, आपने हेल्थ असेसमेंट में पढ़ा होगा, वो ज़्यादा डिटेल में मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसको हम STI कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, सॉफ्ट टिश्यू में आपके बॉडी के सारे सॉफ्ट चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड, आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स वगैरह, ठीक है, ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ है। अब इसमें जो है ज़्यादातर जो इंजरीज़ वगैरह होती हैं किस वजह से होती हैं? स्प्रेन, स्प्रेन मतलब जो पाँव मुड़ जाता है, ठीक है, कभी कभी चलते चलते जो है वो पाँव मुड़ जाता है, तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। या स्ट्रेन ज़्यादा खिंचाव की वजह से, या कोई मसला हो गया कि कहीं टकरा गए, कोई और जो है ओवर यूज़ हो गया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थक गए, तो क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो इंजर हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पेन होता है, स्वेलिंग होती है, जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली इन्फ्लेमेशन में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्रूजिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, जो इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम्स है, ये आपको उसका बताया गया है। अच्छा जी, अब आते हैं फ्रैक्चर पे कि फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर हम कहते हैं अ ब्रेक इन बोन, जब आपका बोन टूटता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। या कार्टिलेज टूटता है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। किस वजह से होता है? किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की वजह से, मतलब आपके जो सेल्स हैं बोन के वो ख़राब होने लगते हैं, ठीक है, या आपके पैदाइशी कोई मसला है, ये सारी चीज़ें जो है आपके फ्रैक्चर के सबब बन सकते हैं। अब इसमें जो है उसको कैरेक्टर वाइज हम या लोकेशन वाइज फिर हम उसको डिवाइड करते हैं फ्रैक्चर को, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आपको बताए गए हैं। सबसे पहले ग्रीन स्टेक है। ग्रीन स्टेक जो है ये ज़्यादातर ना बच्चों में होता है, और जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो बिल्कुल मतलब नाजुक होते हैं, तो अक्सर अगर आपने उसको थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया ना, तो उनका एक हिस्सा जो है वो एक छोटा सा हिस्सा उनसे अलग हो जाता है, जैसे कि पहले वाला आपको दिखाया गया है ये, ठीक है। तो उनके साइड का एक हिस्सा टूट जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन स्टेक। स्पाइरल में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ एक, मतलब जो माचिस की तीली की तरह उसके ऊपर एक वो बनता है। अच्छा जी, तो ये जो स्पाइरल है इसमें ना बोन के ऊपर एक हेयर लाइक वो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम स्पाइरल कहते हैं। नंबर 3 है कम्यून्यूटेड है, और इसमें जो है आपके बोन के बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ट्रांसवर्स में आपका बोन टूट जाता है लेकिन अपनी जगह पे रहता है, बस एक सीधी सी लाइन उसमें बन जाती है, ठीक है, जब टूट जाता है। और कंपाउंड जो है उसमें सीवियर इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये, ठीक है। इसमें अक्सर आपका बोन जो है वो स्किन भी पार करता है और बाहर आ जाता है। वर्टिब्रल कंप्रेशन में क्या होता है कि वर्टिब्रा जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बढ़ता है और वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, इसको हम वर्टिब्रल कंप्रेशन कहते हैं। ये आपको इम्प्यूटेशन का फिर से बताया गया है। अब आते हैं पेजेट्स डिजीज़ पे, ठीक है। पेजेट्स डिजीज़ क्या है? ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि बहुत टाइम से बॉडी में आ रहा होता है, और इसमें जो है बोन्स टिश्यू जो है वो ख़राब हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, स्पेशली ये स्पाइनल कॉर्ड में, स्कल में, या पेल्विक एरिया जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है। और पेल्विक एरिया में ये बहुत कॉमन होता है, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और इसमें इतना पेन होता है, इतना ये ख़तरनाक होता है कि अक्सर इसके जो मरीज़ होते हैं वो बैठ भी नहीं सकते, मतलब पेल्विक एरिया में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक्सेसिव बोन डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बोन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा पेन जो है वो बर्दाश्त करते हैं, और ये यूएस का बता रहे हैं कि यूएसए में ये सेकंड मोस्ट कॉमन बोन डिसऑर्डर है, मतलब दूसरे नंबर पे है कॉमन डिसऑर्डर। इसकी जो एटोलॉजी है, मतलब इसका जो रीज़न है जेट्स डिजीज़, वो अभी तक अननोन है, उसका कोई अता पता नहीं है कि किस वजह से होता है।
ये आपके एक्सियल स्केलेटन को, आपके वर्टेब्रा, आपके स्कल, आपका पेल्विक एरिया, टीबिया, फीमर और इस तरह के जो बोन्स होते हैं वो सारे पेजेट्स डिजीज़ की वजह से मुतासर हो सकते हैं। स्पेशली इसके जो मरीज़ होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब पहले उनको कोई ख़ास सिम्टम वगैरह नहीं होते, लेकिन बाद में जो है वो दर्द वगैरह शुरू हो जाता है डायग्नोसिस जब हम फिर करते हैं। ठीक है, ये आपको वो दिखाया गया है पेजेट्स डिजीज़ का। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ गाउट। गाउट क्या है? ये स्पेशली हम अर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब अर्थराइटिस हो और बिल्कुल एक्यूट अर्थराइटिस हो, ठीक है, जिसमें आपका जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, जिसे ये आपको दिखाया गया है, बहुत स्वेल हो जाता है, हॉट हो जाता है और बहुत ज़्यादा रेडिश कलर हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं। तो गाउट सिंपली आप कह सकते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? इसको हम OMB कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है जिसमें ऑस्टियोन का मीनिंग है बोन और माइलो का मीनिंग है मेरो। ठीक है, मतलब बोन मेरो की बात हो रही है। अब यहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होगा? द इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन मेरो। जब बोन मेरो आपका ख़राब हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस। याद रखिएगा, ये आपको डायग्राम वाइज भी बताया गया है कि बोन जो है वो ख़राब होते हैं। ज़ाहिरी बात है, बोन मेरो कहाँ पे होता है? बोन के अंदर होता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन आते हैं तो ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ बंदा जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ ऑस्टियो अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तो बहुत कॉमन है, बहुत हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस का आपको पता है कि अर्थराइटिस है द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है, जिसमें आपके जो जॉइंट्स है वो ख़राब हो जाते हैं, डीजेनरेटिव प्रोसेस में चले जाते हैं और स्पेशली उनके दरमियान जो कार्टिलेज होता है वो ख़राब होता है, तो बोन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आते हैं। इसी वजह से ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, मतलब जो बोन्स के जो जॉइंट का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है वो शुरू हो जाता है, इसको हम ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इज अ प्रोग्रेसिव बोन डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज बाय अ डिक्रीज इन बोन मास। ये एक प्रोग्रेसिव बोन डिजीज है, मतलब वक्त के साथ साथ ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि बोन मास जो होता है, मतलब बोन की जो डेंसिटी होती है, जो वेट होती है, ठीक है, वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो कम होता जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से जब बोन का मास कम होगा, बोन के मिनरल्स कम होंगे, बोन में कैल्शियम कम होगा, तो बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस का बताया गया है कि नॉर्मली जो है इस तरीके के होते हैं, लेकिन जब ये आपके ख़राब हो जाते हैं तो इनके दरमियान फासला बढ़ता है, आपके बोन्स कमज़ोर होने लगते हैं, तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपने पढ़ा होगा और ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है आपके जॉइंट का, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम खुद अपने सेल्स के ऊपर, अपने जॉइंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, और ये क्रॉनिक या सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि बहुत टाइम से बॉडी में चला रहा होता है, और ये आपके पूरे जॉइंट जो है वो ख़राब करते हैं और फंक्शन लॉस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर के जॉइंट्स निशानदेही के किए गए हैं ना, ये सारे वो जॉइंट्स हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से ज़्यादा ख़राब होने के ख़तरे में होते हैं। मतलब ये वाले जॉइंट्स बहुत ख़राब हो सकते हैं, ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। ये आप देख लें, आपको बताया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बोन ट्यूमर। बोन ट्यूमर तो नाम से ही पता चलता है कि बोन्स का कैंसर होना या बोन्स में ट्यूमर का बनना। अब ये जो है बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है, और ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बिनाइन जो है मतलब अभी कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, मैलिग्नेंट जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, फिर हम उसको कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये आपको बताया गया है बोन ट्यूमर का। ठीक ठीक है, अच्छा जी, ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस जैसा कि आपको पता है कि एक तो लंग्स में होता है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, दूसरा जो है आपके बोन में भी होता है। ठीक है, और ये वाला जो है शॉर्ट पार्ट ट्यूबरकल बेसिकल बेसिलस TB जिसको हम कहते हैं।
अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस को जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले कि ये आपके लंग्स में होता है। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। जब वो आपके लंग में चला जाता है तो आपके लंग में पल्मोनरी टीबी, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो फिर ये आपके पूरे बॉडी में फैलने लगता है और ये आपके बोन्स के ऊपर भी अटैक करने लगता है, ठीक है। और बॉडी के बाकी पार्ट जो होते हैं उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। असल में जब ये बोन के ऊपर अटैक करता है ना तो फिर हम उसको फ्थेसिस कहते हैं, फ्थेसिस पल्मोनलिस, ठीक है। या जो है इसमें फिर क्या होता है कि ये आपके बोन्स का टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। और ज़्यादातर ना ये फेटल होता है, मतलब ज़्यादातर इतना ख़तरनाक हो सकता है कि इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। अब ये क्यों होता है कि ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा मतलब मसल्स यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा बोन से काम लेते हो, बहुत ज़्यादा आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो, ठीक है। और स्पेशली अगर आपके बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ये टीबी वगैरह हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस जो है। सो ये जो है इसका पूरा प्रोसेस है। जो टीबी है लंग से स्टार्ट होके फिर आपके बोन्स तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। ये आपको वो बताया गया है कि जो दाग धब्बे हैं ना, ये आपको क्या शो करवाता है? आपके टीबी, ठीक है, जो कि आपके बोन्स में है। एंड दिस ऑल अबाउट द ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।